हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का मजेदार टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन एंड सर्कुलर डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा पहले वो लेक्चर जरूर देख लेना ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। यहां से आपके स्कूल एग्जाम में एक डेरिवेशन आती है 5 मार्क्स की और उसके साथ एक न्यूमेरिकल आता है। तो आज वो टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ लेना है और अपने स्कूल एग्जाम के लिए 5 मार्क्स पक्के कर लेने हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो सुन लो अच्छे से। हम समझेंगे पहले फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद है ना टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। स्टैटिक, लिमिटेड और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कब कौन सा अप्लाई होता है। उसके बाद हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि पुल करना क्यों ईजी होता है पुश करने से है। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे मास्टर सर्कुलर डायनामिक्स, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड, फ्लैट रोड पे और बैंकिंग रोड पे उसकी जो डेरिवेशन होती है विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, वो सारी डेरिवेशन आज करने वाले हैं और जबरदस्त क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटियां बांध के चुपचाप सीट पर बैठ जाओ अपनी स्टडी टेबल पर और जब तक ये लेक्चर खत्म नहीं होता तब तक तुम्हें उठना नहीं है। तो सबसे पहले भैया समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। देखो छोटी क्लास में बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि फ्रिक्शन क्या है, जो मोशन होता है ना उसको अपोज करता है, ठीक है। तो जनरली पूरी तरीके से ये सही नहीं है, कुछ सही है। देखो फ्रिक्शन है ना रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन क्या होता है, दो सरफेसेस के बीच में लगता है, ठीक है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट में बीच में लगता है। तो यहां पर देखो एक सरफेस, ये सरफेस है इसकी और ये आपका एक बॉक्स की सरफेस है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना उसको अपोज करता है। तो अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ, ठीक है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। यहां पर मैं लगा दे फोर्स अप्लाइड हमने आगे की तरफ करी हो, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक टूथ समझो, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब तुम ध्यान सुनना, तुम्हें मजा आने वाला है। तो भैया ये इंटरलॉकिंग क्या होता है, ठीक है। इंटरलॉकिंग को समझते हैं। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है, सरफेस इर्रेगुलर ट्रैप ईच अदर, यानी जो सरफेस में इर्रेगुलरिटी होती है ना, ऊपर खाबड़ रास्ता होता है, वहां पर क्या होता है, ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, तुमने देखा होगा। और जो प्लेन रास्ता होता है वहां पर गाड़ी कितनी स्पीड से भागती है, ठीक है। और इस तरीके से तुम समझ सकते हो इसको। जब लड़कियां है ना बाल धो के आती हैं, हम लड़के भी बाल धो के आते हैं, तो जब तुम कंघी करते हो तो कैसे बाल मतलब फंस जाता है कंघा, ठीक है। फिर तुम है ना जोर लगा के बैठते हो, यूं करके निकालते हो। तो लड़के को तो भाई साहब बहुत दिक्कत होती है खींचने, क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं और जब वो नहा के आती हैं फिर कंघी करती हैं, जब देखो बाल कैसे मतलब कंघी बालों में कैसे अलग जाती है। तो वहां पर क्या होती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। वो ये ना वहां पर हमारा जो फोर्स लगा रहे हो तुम और जो अपोज कर रहा है वो वहां पर फ्रिक्शन है, ठीक है। अब ये समझो ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके पैरेलली पीछे वाली डायरेक्शन में क्या लग रही है हमारी भैया, फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब है ना इसकी असली वाली फील लेते हैं, आ जाओ। देखो बिना फ्रिक्शन के ना ही तुम चल सकते हो, ना ही तुम साइकिल चला सकते हो, ठीक है, ना ही तुम अपने घर से स्कूल जा सकते हो। कोई मूवमेंट नहीं होगा भाई, फ्रिक्शन नहीं होगा तो, ठीक है। अब भैया वॉकिंग में समझते हैं, वॉकिंग में फ्रिक्शन कैसे लगती है, ठीक है। देखो वॉकिंग में क्या होता है, तुम है ना अर्थ, ये जो आपकी सरफेस है, इस सरफेस में ना पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हो। जनरली है ना बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि आगे हम फोर्स लगाते हैं तो पीछे फ्रिक्शन लगती है, लेकिन वॉकिंग वाले केस में ना रिवर्स होता है, ठीक है। अब तुम है ना पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, अपने जूते से पीछे की तरफ ऐसे करके फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन है ना आगे की तरफ हो रही है, ये वाली फ्रिक्शन आगे की तरफ हो रही है। फ्रिक्शन अप्लाइड बाय ग्राउंड, क्या है, ग्राउंड फ्रिक्शन लगा रहा है और तुम क्या करते हो, फोर्स अप्लाइड बाय फुट, तुम है ना अपने पैर से फोर्स लगा रहे हो पीछे की तरफ आगे चलने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अब तुम है ना इसको है ना एक एग्जांपल समझते हो, मेरे माइंड में मस्त एग्जांपल आ रहा है। तो तुमने देखा हो एनीमे में जो डीमन स्लेयर है, देखो मैं तुम्हें बता दूं, जो एनीमे देखता है वो रिलेट कर लेगा, जो नहीं देखता है, जो डीमन स्लेयर है उसमें एक कैरेक्टर है तांजीरो। तो वो क्या करता है, जंगल में तुमने देखो बहुत फास्ट दौड़ता है, बहुत फास्ट दौड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आगे की तरफ है ना मतलब पीछे की तरफ उसका बहुत तेज तरीके से पैर जाता है और बहुत फास्ट फोर्स लगाता है और फ्रिक्शन उस पर ग्राउंड लगा रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो फोर्स होती है ना वो काफी ज्यादा होती है, फ्रिक्शन उसे रोक ही नहीं पाता। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो ये तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो जब भी तुम साइकिल चलाते हो तो तुमने देखा होगा स्टार्टिंग में जब पैडल मारने में ना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे करके, ठीक है। और भाई पीछे कोई बैठ जाए, भाई चल मैं भी तेरे साथ बैठूंगा, फिर तो भाई तुम क्या करोगे, फिर तो उसके ऊपर खड़े हो जाते हो, ऐसे करके चलाते हो, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में जब साइकिल पैडल मारने में ज्यादा फोर्स लग रहा होता, क्यों, क्योंकि उस समय पर है ना
मोशन नहीं हो रहा होता, रेस्ट में है, तो वहां पर है ना फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ज्यादा लग रही होती है। अभी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से तुम रिलेट कर पाओगे। ठीक है, बचपन में क्या करते थे भाई, जब चढ़ाई होती थी तो दो से धक्का लगवा लेते थे भाई, धक्का लगा धक्का लगा धक्का लगा, ठीक है, और फिर जैसे ही ढलान आती थी ना वैसे ही है ना पीछे बैठ जाते उसके ऊपर, अब चलो भाई आराम से। ठीक है, तो वहां पर भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो बैंकिंग ऑफ रोड का आता है। ठीक है, अब चढ़ाई पे तो क्या है भाई, फ्रिक्शन भी लग रही है और एंगल भी इंक्लाइन प्लेन पे है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम धीरे धीरे करेंगे, शांति बनाए रखना और इस लेक्चर में एंड तक बने रहना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब आगे। अब समझते हैं भैया असली लड़ाई, इपिक बैटल, टाइप ऑफ फ्रिक्शन समझते हैं, कौन सा कब फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो पहले ना टाइप ऑफ फ्रिक्शन समझो। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और थोड़ी सी डेफिनेशन है आपकी क्लास 11 फिजिक्स में, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, जब कोई चक्का यानी पहिया घूम रहा होता है जब वो अप्लाई होता है। ठीक है, अभी जो मेनली हमें पढ़ना है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ना है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है भैया, एक्ट एट एज रेस्ट। ठीक है, इसको है ना एक तो मैं ना ब्लॉक से समझाता हूं अच्छे से एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल के लिए इसको समझो। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसका वेट मान लो कितना केजी है, 5 केजी वेट है इसका। ठीक है, अब तुम है ना क्या कर रहे हो, ये एक सरफेस है, सरफेस भी बनाना पड़ेगा भाई, फ्रिक्शन उसी पे तो लगेगा। मान लो ये सरफेस है, अरे भाई सरफेस तो बनाने दो, ये भाई सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस पे ना तुम है ना इस बॉक्स को तुम्हें धक्का देना है, तुम इस बॉक्स को खिसकाना है, तो कैसे खिसकाओगे, अब तुम्हें इस पर यहां पर फोर्स लगानी पड़ेगी भैया, लगानी पड़ेगी ना, फोर्स लगानी पड़ेगी, तो तुम इसको खिसकाने के लिए फोर्स लगाओ। फॉर एग्जांपल के लिए आपने है ना 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये नहीं खिसका, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है भैया, इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है भैया, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तुमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये नहीं खिसका। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, तुम आज को धक्का देना चाह रहे हो, ये इसको पीछे की तरफ रखना चाह रहा है, तो ये मूव नहीं कर पा रहा। पहले ना इसको कर दो, फिर तो मैंने एक बढ़िया से एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, अभी देखते हैं कितने बच्चे इससे रिलेट कर पाते हैं, और फिर एनिमेशन के थ्रू 99% बच्चे समझ ही जाएंगे। ठीक है, 5 न्यूटन पे तुमने फोर्स लगाई, नहीं खिसका। ठीक है, तो अब यार इसकी फोर्स बढ़ाते हैं हम। ठीक है, अब तुमने इसकी ना 7 न्यूटन की फोर्स लगाई, नहीं खिसका। ठीक है, अभी तक क्या लग रहा है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो मोशन को अपोज करके रोक के रख रहा है ना, जब तक वो हिलाने नहीं दे रहा, वहां तक लग रहा है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब तुम जैसे ही इसके ऊपर क्या करते हो, 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हो, 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हो, तो ये क्या करता है, बॉक्स है ना आगे मूव करने लग जाएगा, इसमें है ना मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो 1 न्यूटन से लेकर 9 न्यूटन तक फोर्स को नहीं हिलने दिया, तो वो क्या है भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, मतलब बॉडी को हिलने नहीं दिया, वहां तक लग रहा था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही 10 न्यूटन हमने लगाया तो यहां पर उसकी लिमिट आ गई, उसकी औकात पता चल गई भाई, 10 न्यूटन के बाद अगर हमने और फोर्स लगाया तो ये मोशन करने लग जाएगा। तो जैसे ही जब मोशन करने लग जाएगा तो उस केस में लग रहा होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा जब हमारा मोशन करने लग जाएगा। लेकिन एक लिमिट थी ना, 10 के बाद क्या है, 10 एक पॉइंट आ गया, तो 10 के बाद क्या है, वो मोशन में आ गया, और 10 से पहले वो मोशन में नहीं था, नहीं था ना, तो 10 है ना वो एक लिमिट थी उसकी, तो 10 को ही हम कहते हैं लिमिटिक फ्रिक्शन। तीनों टाइप समझ में आ गए तुम्हें, बताओ, तीनों टाइप के समझ में आ गए ना। जो जब तक वो मूव नहीं करने दे रहा था तब तक था स्टैटिक फ्रिक्शन, तो एक पॉइंट आया 10 न्यूटन का, वहां पर उसकी आखिरी लिमिट थी, उसे हमने कह दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब जैसे ही वो स्लाइड करने लगा तो वहां पर लग रहा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तीनों तुम ये समझ गए। ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट रेस्ट और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये क्या है। ठीक है, 2 न्यूटन लगा रहे थे तब भी नहीं लगा, 3 न्यूटन लगा रहे थे तब भी नहीं गया, 4 न्यूटन लगा रहे थे, 5 न्यूटन, तो अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है। लेकिन एक उसकी लिमिट आ जाती है, औकात आ जाती है भाई, पता चल जाती है इससे औकात तेरी इससे ऊपर नहीं है, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक है ना तुम्हें ना फिजिक्स सिमुलेशन से समझाता हूं, इसको देखो। अब तुम्हें ना फिजिक्स सिमुलेशन से समझो, देखो ये ब्लॉक है। ठीक है, अब इसके ऊपर है ना इधर की तरफ फोर्स लग रही है, और पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ना 39.2 है। ठीक है, मतलब इससे अगर हमने नीचे फोर्स लगी तो ये मूव नहीं करेगा, अगर हमने इससे ऊपर फोर्स लगी तो ये मूव करने लग जाएगा। तो देखो मैं है ना फोर्स की वैल्यू चेंज करता हूं, यहां पर देखो अप्लाइड फोर्स है, अभी 80 न्यूटन का लग रहा है, अब मैं इसको है ना क्या करता हूं, कम कर देता हूं इससे। तो देखो यहां पर 39 था मैक्सिमम, अब मैं 38 फोर्स लगा रहा हूं।
ठीक है, अब ये मूव करेगा, नहीं कर रहा, बस ऐसे ही वाइब्रेट कर रहा है। देखो मैं सिमुलेट करता हूं तो नहीं मूव कर रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 38 न्यूटन को 40 न्यूटन करूंगा, देखो 38 न्यूटन को मैंने क्या करा, 40 न्यूटन कर दिया, 42 मान लो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम सिमुलेट करेंगे ये मूव करने लग जाएगा, करने लग गया ना। क्यों? क्योंकि भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था उससे ज्यादा हमने फोर्स लगाई है, तो ये मूव करने लग गया। तो इस तरीके से जो इसको मूव कर रहा था ना, वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगा था। जो इसकी मैक्सिमम लिमिट थी ना, ये वाली जो मैक्सिमम लिमिट थी उसकी 39.2, ये आपका क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो अब समझते हैं अच्छे से इसका जो ये ग्राफ है, इसको ये कैसे एक्सप्लेन होता है, इसको समझते हैं। पहले देखो, सबसे पहले ना इसमें ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो समझ लो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू एस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भैया, म्यू एस। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू एस, स्लाइडिंग मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू के, ठीक है। और जब भी तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी हो तो तुम्हें करना है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, म्यू इंटू एन करना है। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर स्लाइडिंग मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो यहां पे के आ जाएगा, म्यू के, ठीक है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो म्यू एस आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये वाला कंसेप्ट तुम समझ लो, बाद में तुम्हें ना ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा। तुम्हें समझ में सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब भैया ये ग्रेटर देन क्यों लगाया है, क्योंकि भैया जब ये ज्यादा होगा जब भी तो फ्रिक्शन हमें अपोज कर पाएगा। अब बताओ ये इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, ये वाली वैल्यू, फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर तुम्हें ग्रेटर से कंफ्यूजन हो जाए ना, सिंपल से इक्वल से समझो, 99% तुम्हारे न्यूमेरिकल सोल्व हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है ना, ये होता है भैया म्यू इंटू एस इंटू एन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए, लिमिट वाला फ्रिक्शन वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, वहां के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि मूव करने लग जाता है, ठीक है। जब भी तुमसे पूछे ना क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो उसका मतलब है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही तुमसे पूछ रहा है। तो अब आता है भैया काइनेटिक कब लगता है, जब है ना स्लाइड मूव करने लग जाती है, मोशन होने लग जाता है, तब लगता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। कांस्टेंट वैल्यू रहती है, देखो यहां पर ये ग्राफ दिख रहा है, यहां पर देखो कांस्टेंट, मतलब एक बार जब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, चेंज नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है भैया, कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। इसकी जो फॉर्मूला होता है ये होता है एफ के इजिकल टू म्यू के इंटू एन। देखो मैंने वही बताया ना, एफ इजिकल टू म्यू एन रखना है तुम्हें, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू एस, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो म्यू एल कर सकती है, म्यू एस है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, एक तरीके से क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंसेप्ट समझो। म्यू एस क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, म्यू के से। म्यू के क्या है भैया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, समझ गए। ये हमेशा इससे बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा भैया, अब देखो यार, ये है ना म्यू एस क्या है, वेरिएबल वो है, फोर्स लगाता रहता है, ठीक है। 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन तक उसकी लिमिट थी, तो ये क्या वेरिएबल है, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है भैया, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो भाई हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही इस साइड मूव करने लग जाएगा। देखो ये था ना अपना एग्जाम्पल, ये देखो, ठीक है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा 10 न्यूटन से, ठीक है, 10 न्यूटन से फॉर एग्जांपल के लिए यहां मान के चलो, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है भैया, 12 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसको मूव करवाने की, ये अपने आप ही मूव करने लग गया। ये लगेगा तो इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन, ठीक है। अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी भैया हमें मूव कराने, तो अपने आप ही पीछे की तरफ स्लाइड होने लग जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है भाई, अपने आप बॉक्स तुम्हें देखा है कभी, आप बिना फोर्स लगाए अपने आप ही मूव कर रहा हो, नहीं लगता ना। तो भाई फ्रिक्शन भी जब भी लगेगा जब तुम उसके पीछे फोर्स लगाओगे, जब उसको अपोज करेगा। तो ये कंसेप्ट याद रखना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कोफिशिएंट वो ज्यादा होता है। अब है ना ग्राफ से समझो, ग्राफ से तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये अप्लाइड फोर्स है हमारी, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, और ये क्या है भैया, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में ग्राफ बना रखा है। तो अभी क्या है, देखो पहले ना स्टार्टिंग, जब तक स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आता तब तक क्या होता, जितनी तुमने फोर्स लगाई उतना तुम्हारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ा। देखो यहां पे समझो, अभी क्या कर रहे थे, तुमने 5 kg की फोर्स लगाई, मतलब 5 kg मास है, यहां पर तुमने फोर्स लगाई कितने की, 1 न्यूटन की, नहीं बढ़ा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा। फिर तुमने ना 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, तब भी आगे नहीं बढ़ा।
तुमने 3 न्यूटन की फोर्स लगाई तब भी नहीं बढ़ा, 4 न्यूटन की फोर्स लगाई नहीं बढ़ा। तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे तुम अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, वैसे वैसे वो अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन को बढ़ाता जा रहा है। तो यही ग्राफ में कह रहा है, देखो यही क्या है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। तो इस वाले पॉइंट तक है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहां तक, ठीक है। जो इस वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ गया ना, ये है भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद उसका है ना वैल्यू काइनेटिक में बदल जाएगी। देखो ये जो लिमिट है ना, उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज होगा, उसके बाद है ना ये काइनेटिक फ्रिक्शन में मूव करने, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ये कांस्टेंट रहेगा। देखो ये कांस्टेंट का ही ग्राफ है ना, ये फोर्स तो बढ़ रही है लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन सेम हो गया। आई होप तुम्हें ना ये समझ में आया होगा। यहां पर जो थी ना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, जैसे कि हमने इस वाले केस में देखा था, इस वाले केस में देखा था। ये क्या था, 10 न्यूटन पे मूव ऑन कर, क्या वो से क्या हो गया, देखो ये क्या था, 10 न्यूटन पे मूव ऑन करने, मतलब मूव करने लग गया था, मूव ऑन नहीं, कहीं गलत डायरेक्शन में, मतलब समझना, 10 न्यूटन से मूव करने लग गया था, ठीक है। तो यहां पर इसकी एक लिमिट आ गई, तो यही लिमिट यहां पर है। ये जो है एक लिमिट आने के बाद वो क्या करता है, थोड़ा सा कम होगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आने लग जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है। आई होप तुम समझ गए होगे। आ जाओ भैया अब आगे। अब समझते हैं भैया एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज को कैसे समझोगे, सबसे पहले ना एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। जैसे कि ये समझ, पहले तो है ना इनका डिफरेंट मतलब समझ लो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। एक क्या है, ये तुम्हारा फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है, ये ब्लॉक है उसके पीछे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर लगता है, पता है हमें, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जो इनका रिजल्टेंट होगा ना, उसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में जो अल्फा एंगल होगा, वही क्या होगा भैया, हमारा क्या होगा, वही क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। समझ में आया इतना। ये हमारा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होता है, नीचे आपका वेट लग रहा होता है। वेट हमने यहां पर शो नहीं करा है क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ना, एट जो नॉर्मल रिएक्शन से बन रहा होता है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया तुम्हें, हाँ भैया समझ में आ गया। तो अब ये समझ में आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू कैसे आया भैया, ये ड्राइव करेंगे अभी हम, ठीक है। पहले ना जब तक ये वाला भी चीज देख लो, दोनों को है ना इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन आता है आपके स्कूल एग्जाम में, ध्यान समझना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ लिया, अब आ जाओ एंगल ऑफ रिपोज पे। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ऐसा एंगल जिसपे ऑब्जेक्ट है ना स्लाइड करने लग जाए, ठीक है। ऐसा एंगल जिसपे जो ऑब्जेक्ट रखा है इंक्लाइन प्लेन पे, वो जस्ट स्लाइड करने लग जाए, ठीक है। ये देखो, ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा है ये ब्लॉक, ठीक है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और जो इसको स्लाइड करता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखना। जो इसको स्लाइड करवा रहा होता है वो होता है हमारा mg sin थीटा, और जो इसको चिपका के रखता है वो होता है हमारा mg cos थीटा, क्योंकि यहां पर है ना इसका वेट लग रहा होता है, ठीक है, mg। इस तरीके से तो जिस एंगल पे ये स्लाइड करने लग जाएगा उसे ही हम कहेंगे भैया क्या, एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कि ये देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये है, मार्कर रखा है, ठीक है, मार्कर रखा है फोन पे, तो मैंने हल्का सा फोन नीचे करा, ये देखो नीचे जाने लग गया। तो जिस एंगल पे ये नीचे स्लाइड हो गया उसे ही हम क्या कहेंगे भैया, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे, ठीक है। अभी तो मतलब ये सरफेस क्लीन था, उसका अगर थोड़ा बॉक्स होता ना तो थोड़ा और एंगल लगता, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज समझते हैं। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन वेयर क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन वेयर अ ब्लॉक जस्ट बिगेन टू स्लाइड। मिनिमम एंगल जिससे जस्ट ब्लॉक है ना वो स्लाइड करने लग जाए, देखो ये स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, उतना सा एंगल, ठीक है। अभी तुम है ना इसको एंगल को थोड़ा नीचे कर दोगे तो ये क्या है, स्लाइड नहीं करेगा। फिर थोड़ा सा है ना और नीचे करोगे तो स्लाइड नहीं करेगा, थोड़ा सा और ऊपर करोगे तो एकदम से स्लाइड करने लग जाएगा। तो जिस पे स्लाइड करने लग जाए वही होता है हमारा मिनिमम एंगल। तो अब समझते हैं ये tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू कैसे आया, और ये tan थीटा इज इक्वल टू म्यू कैसे आया, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करने का प्रूव होता है कि शो दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ये आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझते हैं। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया कि जो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है ना वो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब है ना यहाँ पर देखो जो हॉरिजॉन्टल हमने वेक्टर्स पढ़ा था, तो वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ये वाला तुम क्या कर सकते हो, जो फ्रिक्शन फोर्स है ना तो ये पैरेलली इस पे यहां लग रही होगी, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स है ना यहाँ पे लग रही होगी, तो फ्रिक्शन को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये एफ फोर्स,
ये फ्रिक्शन है, ठीक है। अब ये ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पर तुम टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा लगाओ। टेन थीटा क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है बताओ? जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो थीटा के साथ होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो थीटा के सामने कौन सा है? ये है एफ, यानी कि फ्रिक्शन, ठीक है, अपॉन में एन, ठीक है। समझ में आया? अपॉन में एन। अब फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा? यहाँ पे ब्लॉक रुका हुआ है, कोई सा फ्रिक्शन मान लो। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? फ्रिक्शन की वैल्यू बताई थी भैया म्यू एन, ठीक है। और डिवाइड में क्या है भैया? एन है। तो एन से एन मर गया, टेन थीटा कितना आ गया भैया हमारा? म्यू आ गया, ठीक है। तो टेन थीटा होता है वो किससे इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। समझ में आया ना? ये वाली चीज समझो, ये फ्रिक्शन है ना, पैरेलली हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रही होगी इसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर लिया इसको। इतना समझ में आ गया? अब सिमिलरली ऐसे ही निकालना है इसको भी। इसको भी कैसे निकालेंगे बताओ? अभी इस साइड है ना फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, इस साइड हमारा mg साइन थीटा लग रहा है। यहां पर हमारा क्या लग रहा होगा भैया? mg लग रहा होगा, ठीक है। और इस साइड क्या लग रहा होगा? mg कोस थीटा, समझे। और जो mg कोस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा वो क्या होगा भैया? नॉर्मल, ठीक है। ये है ना फ्री बॉडी डायग्राम है। अब तुम किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा भैया ये कैसे बन रहे हैं, तो भाई तुम्हें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देखना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बन रहे हैं, बस इनको है तुम्हें बैलेंस करना है। आप देखो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? नॉर्मल रिएक्शन बताओ। नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रहा है mg कोस थीटा से, ठीक है। और फ्रिक्शन किससे बैलेंस हो रहा है? ये जो फ्रिक्शन बैलेंस हो रहा है mg साइन थीटा से। तो इसको क्या कर दो? F इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया? ये इक्वेशन हमारी पहली बोल दो और ये इक्वेशन दूसरी बोल दो। अब क्या कर दो? डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। तब जब तुम डिवाइड करोगे क्या आएगा? ये f अपॉन में n, ठीक है, mg साइन थीटा अपॉन में mg कोस थीटा, ठीक है। mg से mg क्या आया? मर गया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा भैया? f अपॉन में n इज इक्वल टू में टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा भैया? टेन थीटा हो गया। और f की वैल्यू पुट कर दो म्यू n, और अपॉन में n ये है ही, और टेन थीटा, ठीक है। अब n से n क्या मर गया। अब फिर दोबारा से क्या आ गया भैया हमारा? ये देखो दोबारा से क्या आ गया? n से n मर गया, तो म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया भैया? टेन थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। यहां पर भी म्यू टेन थीटा के इक्वल आया, यहां पर भी म्यू टेन थीटा के इक्वल आया, ठीक है। यहां पे एंगल हमने अल्फा ले रखा है, यहां पर हमने एंगल थीटा ले रखा है, यानी कि दोनों ही एंगल किसके इक्वल आ रहे हैं? म्यू के इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? दे आर इक्वल। अल्फा, अल्फा और थीटा क्या है? दोनों इक्वल हैं, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियो है लेकिन मैथमेटिकल सेम्स हैं, ठीक है। समझ गए? ये आपके स्कूल एग्जाम में आता है भाई, इसको ना दोबारा एक बार समझ लेना। ये mg कोस थीटा और ये कंपोनेंट बनाए हैं जो ये एंगल पे डिपेंड करते हैं, ऐसे थीटा होता है, जो इसको नीचे खिसका होता है वो mg साइन थीटा, ये mg कोस थीटा, ठीक है। नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा होता है, फ्रिक्शन उसको उस डायरेक्शन में लग रही है और mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों को इक्वेट कर रहा है बस, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भैया आगे। तो अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पर हम समझेंगे भैया पुश करना इजी होता है या फिर किसी चीज को खींचना इजी होता है। देखो इसमें इमेज में देख के तो आपको इजीली पता लग रहा होगा भाई इसने ना पूरी जान लगा रखी कि धक्का देने में, ठीक है, बहुत जोर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आराम से भाई साहब लेके चले जा रहे हैं खींच के, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली इमेज से लग रहा है भैया है ना पुल करना बहुत ईजी है और पुश करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? फिजिक्स में इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक। कंपोनेंट का रोल होता है। देखो जो पुश में होता है ना, पुश में क्या करता है हमें ना नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं पुश करने के लिए, ठीक है, ठीक है। और जो पुल में होता है हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर फोर्स लगा रही होती है ना, सारा काम होता है नॉर्मल रिएक्शन का। जो पुश वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है, और पुल वाले केस में क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन कम होता है। भैया अब ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे आया हमें बताओ। तो आओ मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। ये समझो, ये तुम्हारा ना एक ब्लॉक है,
ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर है ना फोर्स लग रही है, तो है ना फोर्स क्या होती है, नीचे की तरफ लगती है। इस वाले केस में क्या होता है, जब ये हम कौन सा केस कर रहे हैं अभी, पुश वाला केस कर रहे हैं। तो पुश वाले केस में क्या होगा, तो फोर्स लगती है ना, वो हमारे नीचे की डायरेक्शन में लगती है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लग रही होगी। तो यहां पर जब तुम है ना इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे, ये हमारी फोर्स है, ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा भैया, एफ कोस थीटा, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा भैया, एफ साइन थीटा, ठीक है। और वेट हमारा कहां लगता है, mg। मान लो 2 kg का बॉक्स है ये, 2 kg का बॉक्स है, और नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा भैया, ऊपर की तरफ लगेगा। इतना समझ में आया तुम्हें, बताओ। ये कंपोनेंट ब्रेक करें, फोर्स जो होती है पुश वाले केस में नीचे की तरफ लगती है, तो ये नीचे की डायरेक्शन में मैंने फोर्स शो कर रखी है, यहाँ पर देखो फोर्स शो कर रखी है। अगर तुम यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाओगे कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट बनाओगे एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब क्या करना है तुम्हें ना, सिंपल से ना फोर्स को इक्वेट कर देना है सबको। पुश वाले केस को यहाँ बना रहा हूँ, फिर वो वाला केस भी करेंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये दोनों को है ना इक्वेट कर देना है, सारी कंपोनेंट की फोर्स को। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ रही होगी, दोनों को बैलेंस करने के लिए, ये एक तो एफ साइन थीटा है और एक mg कंपोनेंट है। तो एफ साइन थीटा प्लस mg, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा भैया, नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों का सम आ गया। अब दूसरे केस में तुम यहां पर समझो, किस वाले केस में, पुल वाले केस में क्या होता है। तो अब मैं तुम्हें पुल वाले केस में बता दूं, पुल वाले केस में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सेम बॉक्स है, लेकिन फोर्स क्या होता है, अलग डायरेक्शन में लगती है। सारा डायरेक्ट खेल है ना भाई डायरेक्शन का है, क्योंकि वेक्टर इसलिए हमें स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये बॉक्स है, वो सेम बॉक्स है 2 kg का, 2 kg का बॉक्स है। वेट इसका कहां लगेगा भैया, mg लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा भैया, ऊपर लगेगा। लेकिन फोर्स क्या होती है, ऊपर की तरफ लगती है, खींचती है ऐसे, देखो इस तरीके से फोर्स लगती है। फोर्स कैसे लगेगी, इस तरीके से, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, ठीक है। अब जब तुम इसके कंपोनेंट बनाओगे, तो कंपोनेंट बनाओगे तो कैसे बनोगे, ये तुम्हारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रेक होगा, और ये हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये हमारी फोर्स हो गई। ये हमारा कौन सा कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा के साथ जो होता है वो होता है एफ कोस थीटा, और थीटा के मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा, ठीक है। अब जब तुम इसकी इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगी, इन दो ऊपर जो नॉर्मल फोर्स प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू में mg। अब जब तुम नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो क्या आएगा भैया, mg माइनस एफ साइन थीटा। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन किस वाले केस में ज्यादा है, पुश वाले में या फिर पुल वाले में, बताओ भैया। नॉर्मल रिएक्शन इस वाले केस में ज्यादा है, ठीक है। इसको है ना उठा के यहां रख लेता हूं। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्या है, एफ साइन थीटा एमजी में प्लस हो रहा है, लेकिन क्या है इसमें ना एमजी में माइनस हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इसका कम है, इसलिए इसमें कम फोर्स लगती है, और नॉर्मल रिएक्शन इसका ज्यादा है, इसलिए हमें पुश में ज्यादा फोर्स लगती है। आई होप तुम क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। पुलिंग इज ऑलवेज इजियर, ठीक है, पुलिंग करना बहुत ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू पुश करना। इसका रीजन भी तुम्हें पता चल गया। अब समझते हैं भैया सर्कुलर डायनामिक्स को। अब तुम्हें देखा हुआ जो हवाबाज होते हैं ना भाई, जो टर्न हो रखा होता है रोड को, इस तरीके से बाइक को इस तरीके से रोटेट करते हैं, ठीक है, कोई इस तरीके से घुमाता है, तो भाई फुल स्पीड में चलाते हैं। तो अब समझते हैं फ्लैट टर्न रोड, ठीक है। दो तरीके के रोड, एक तो फ्लैट टर्न आएगा, एक आएगा बैंकिंग वाला जो उठा रहेगा थोड़ा सा। तो इस वाले केस में सिर्फ सर्कुलर मोशन में है, उठा हुआ रोड नहीं है, बैंक रोड नहीं है, सिंपल ना फ्लैट रोड है, बस टर्न दे रखा है, गोल चक्कर बना रखा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो यहां पर हमारे इंट्रोड्यूस होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कहोगे भैया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ गई, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जब आती है जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, तो सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है ना, वो होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो फॉर एग्जांपल के लिए बचपन में हम क्या करते थे, पतंग उड़ती है ना, पतंग पतंग अब पतंग का मौसम चल रहा होगा तो क्या करते थे, लंगर बांध लेते, पत्थर बांध लेते रस्सी में, रस्सी छोड़ो धागे में बांध लेते, रस्सी तो ज्यादा हो जाएगी, तो धागे में बांध लेते पत्थर, और ऊपर से मंजा जा रहा होता था ना, तो ऐसे करके फेंकते थे, और यूं गोल गोल घुमा के, गोल गोल घुमा के यूं फेंकते थे, ठीक है। फेंकते थे ना बचपन में, तुमने देखा होगा यार, तुम बचपन तो तुम्हारा अभी भी है यार, ठीक है। मैं तो भाई ऐसे ही करता था, किसी की पतंग कट के जा रही होती ना, तो रस्सी बांधा, उसको लंगर बोलते थे।
तो रस्सी नहीं बांधा, धागा मारा, मंजा बांध लिया, तो उसको ना ऐसे घुमा के यूं पकड़ के फेंकता था और फिर उसकी पतंग को खींच लेता था ऐसे करके, ठीक है। तो उसको रोटेट करने में जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड पड़ रही है सर्कुलर मोशन में, रोटेट कर रही है, धागे में क्या होती है भैया, स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो रोटेट करवाने के लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड हो रही है ना, वो है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, वही हमें मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो धागे में क्या होती है, टेंशन होती है, तो टेंशन से ही हमें क्या मिल रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, ठीक है। भैया सिर्फ टेंशन से ही मिलेगी? नहीं भैया, टेंशन से क्यों मिलेगी, तो मैंने ग्रेविटेशनल से ही मिल सकती है। जैसे कि ये समझो, ये हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। ये यहाँ पर तुम्हारा क्या है, सन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सन है, और यहां पर इसमें क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। ये पूरी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये जो सन है, अब ये अर्थ के अराउंड मतलब सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, ये हमारी क्या है भैया, अर्थ है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये कंसेप्ट इसलिए समझ रहा हूं, सिर्फ बच्चे ना जो इस कंसेप्ट में समझते हैं तो यूं समझते हैं भाई टेंशन से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, नहीं। अगर जो भी फोर्स रोटेट करवाने में हेल्प कर रही होगी वही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो यहां पर हमें कौन सी फोर्स हेल्प कर रही है इसको रोटेट में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है भैया, इसको रोटेट करवाने में कौन सी फोर्स कर रही है। अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगती है ना, तो यहां पर जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, वो है भैया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, एफ जी इज इक्वल टू में एफ सी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है रोटेट करवाने के लिए, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टूवर्ड्स दी सेंटर लगती है, ये याद रखना, यहां पर लग रही होगी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स दी सेंटर, ठीक है। नेट फोर्स होनी चाहिए, ऐसे नहीं, देखो फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई सर्कुलर पाथ है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, इस साइड यहां पर 5 न्यूटन की, मान लो 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये सेंटर है, इस साइड कौन सी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो अब मैं तुमसे पूछूं सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं, इस साइड जो रट रही होती है ना, सेंटर की तरफ होती है, उसको रट लेते हैं। तो भैया नेट फोर्स होती है टूवर्ड्स दी सेंटर। तो नेट फोर्स देखो, 15 इस साइड लग रही है, 10 इस साइड लग रही है, तो नेट फोर्स तुम्हें समझिए, नेट फोर्स कितनी होगी भैया, नेट फोर्स होगी 15 माइनस 10, तो नेट फोर्स जो आएगी 5 न्यूटन आएगी। ये 5 न्यूटन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ना कि 10 न्यूटन है। तो नेट फोर्स जो होती है सेंटर की तरफ, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस वाले केस में क्या है, हमें क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, और जो घुमाने वाले उसमें जो टेंशन होती है वहां से मिल रही है, टेंशन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर फ्लैट रोड में समझो, फ्लैट रोड में क्या होता है, फ्लैट रोड पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन हमें प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स दी सेंटर। देखो यहां पर मैंने मार्क कर रखा है, टूवर्ड्स दी सेंटर, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। फ्रिक्शन, अब देखो रोड को, मतलब गाड़ी को तुम यूं घुमाते हो, ये घूम रही गाड़ी, तो अगर हमने ना फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, ये ना आगे निकल जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं होगी तो स्पीड बहुत ज्यादा है इसकी, तो हमें वो भी मैक्सिमम स्पीड बतानी है कि कितनी रखेगी ताकि ये स्किड ना करे। ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में, नीट एग्जाम में और स्कूल में डेरिवेशन पूछ जाती है, तो ध्यान सुनना आप, ठीक है। तो अब कंसेप्ट है ना, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन भी सुन लो, फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला समझ लिया हमने, नीडेड है हमने mv² बाय आर, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv² बाय आर, ठीक है। समझ में आ गया इतना। उसके बाद करना है हु प्रोवाइड इट। अब इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, अभी मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है। जो भी सेंटर की तरफ लग रही होती है वो इसको प्रोवाइड कर रही होती है, उस वाले ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही थी, और जो घुमाने वाले में टेंशन फोर्स कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर टूवर्ड्स किसके, सेंटर टूवर्ड्स कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, बस इतना समझना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा mv² बाय आर के। अगर मान लो फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो ये इस साइड स्किड नहीं कर जाएगी, बताओ, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो इस साइड ये ज्यादा क्यों है बताओ, ज्यादा इसलिए है क्योंकि है ना ये रोड से बाहर नहीं जाने दे रही कार को, फ्रिक्शन इसलिए ज्यादा रखना है, ठीक है, या इक्वल हो या फिर थोड़ा सा ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको Fs इजिकल टू μs इंटू जी। भैया ये μs इंटू जी कैसे आ गया, देखो अभी मैं तुमसे समझाता हूं, इसको मिटा दूं, ये समझ गए ना तुम्हें कौन कौन सी फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, इतना समझो। अभी मैंने तुम्हें, अब यहां पर कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है,
ये प्रोवाइड कर रही है हमें क्या, mv²/r सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो अब क्या होगा भैया, यहां पर देखो ये हमने समझ लिया कौन प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोवाइड कर रही है। तो अब जो एफ की वैल्यू होती है ना वो तुम्हें पुट कर देनी है। एफ क्या होता है भैया, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, यही पढ़ा है ना हमने, बताओ। फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ते आ रहे थे, क्या होता है, अरे ये कैसे काम नहीं कर रहा, कौन सा बटन दब गया, चलो म्यू लिख गया ना, अब ये म्यू इज म्यू एन, इसको ऐसे ही समझो, ठीक है, mv²/r, ठीक है। अब एन क्या होता है भैया, एन, एन हमेशा किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है। जैसे कि देखो ये बॉक्स होता है, ऊपर हम नॉर्मल लगाते हैं और नीचे क्या होता है भैया, mg होता है। तो एन की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, mg रख सकते हैं। कार वाले केस में भी ऐसा ही है, ठीक है। जो कार का वेट होगा ऊपर की तरफ लग रहा हो, परपेंडिकुलर होता है, और नीचे कार का वेट लग रहा हो mg। तो हमने क्या करा है, एन की वैल्यू को mg रख दिया। अब यहां पर है ना म्यू और mg पुट कर दो, mg इज इक्वल टू में mv²/r, ठीक है। और m से m क्या हो गया, मर गया, तो v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, v² की वैल्यू आ जाएगी म्यू आर जी, ठीक है। और तब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा भैया, इसको मिटा देते हैं अच्छे से, ये डेरिवेशन है स्कूल एग्जाम में पूछ जाती है, ये समझ में आया ना, m से m मर गया, v² की वैल्यू आ गई म्यू आर जी, और v मैक्सिमम स्पीड जो होगी तुम्हारी सेफली टर्न की वो कितनी आएगी, अंडर रूट में म्यू आर जी, ये आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी। अगर तुम इतनी स्पीड चलोगे तो सेफली टर्न कर लोगे। अगर ये वाली स्पीड ज्यादा हो गई तो क्या होगा, द कार स्किड आउट, कार जो होगी वो भाई स्किड कर जाएगी, रोड से बाहर निकल जाएगी, खाई हुई तो खाई में पड़ जाएगी, या फिर बाहर निकल आएगी रोड से। तो सेफली जो स्पीड है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड म्यू आर जी के इक्वल। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जी क्या है, 10 लेना है हमें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये ना एक मस्त सा रील चल रही है, ठीक है, जी को जो 10 लेने में मजा है ना वो 9.8 लेने में कहाँ, ठीक है। ये मजेदार कहना भाई, जी को 10 लेते ही 100 आ जाते हैं, क्वेश्चन में गिवन हो तो और मजा आता है, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो अगर तुम्हारी वी ज्यादा हो गई इससे तो कार क्या होगी, स्किड कर जाएगी और नीचे खाई में जाके पड़ोगे, या फिर रोड से बाहर चले जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब समझते हैं भैया बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, धूम मचा ले धूम। तुमने देखा होगा ना भाई, जब बचपन में तो क्या होता है, साइकिल से हवाबाजी करते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं फिर बाइक से करते हैं, फिर थोड़े से और बड़े होते हैं फिर किससे करते हैं, फिर कार से करते हैं। तो बचपन में साइकिल चलाते थे जब, तो जो टर्न आता था ना, टर्न को कैसे, गियर वाली साइकिल होती थी, पापा से जिद करते थे पहले तो बच्चे भैया कि पापा मुझे गियर वाली साइकिल ला के दो, तो पापा गियर वाली साइकिल ला के देते, तो बच्चे क्या करते थे भाई साहब, ऐसा जो टर्न आता ना ऐसे टर्न मारते थे। तो जो कोई समझदार बच्चा होता होगा उसे पता चलता होगा भाई कितने एंगल पे मुझे टर्न मारना है, ठीक है। और जो भाई मंद बुद्धि होगा वो हवाबाजी चक्कर में ज्यादा एंगल ले लेता होगा, तो वो नीचे जाके पड़ जाता है। तो यहीं से समझ में आता है हमारा सेफ बेंडिंग एंगल। तो सेफ बेंडिंग एंगल भी तुम्हें टर्न करते टाइम लेना है, कौन सा कैसे निकालते हैं वो समझो तुम। तो ये देखो, ये साइकिल चला रही है, ये हमारी प्यारी सी सुंदर सी एनीमे लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर है ना कंपोनेंट तुम्हें ब्रेक कर लेने भैया, हर चीज कंपोनेंट्स में खेलनी है। कंपोनेंट अगर तुम्हें ब्रेक करने आ गए तो तुम्हें है ना फ्रिक्शन का ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमने सेंटर मान लिया, सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर मान लो, इसका जो मास है ना पूरा, यहाँ पे वेट कहाँ लग रहा होगा भैया, नीचे लग रहा होगा mg, इतना समझ में आया, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर लगती है। अब ये तो क्या है भाई, 3D इमेज है ना, तो इसमें ऊपर की तरफ तुम नहीं दिखा सकते, तुम्हें ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ना पूरा मास यहाँ पे है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लग रही होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, ये 90 डिग्री पे लग रही है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रही है। तो अब हमें ना किसके, फ्रिक्शन के कंपोनेंट नहीं करने, अब हमें करने भैया किसके, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट। अब ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लग रही है, ठीक है। अब इसके ना कंपोनेंट तुम्हें ब्रेक करने हैं। तो ये एंगल थीटा है, थीटा के साथ वाला कौन सा होगा, एन कोस थीटा, ये एन कोस थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसा होगा, एन साइन थीटा। अब तुमको भाई ये एन कोस थीटा इधर क्यों लिखा है, इधर आना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल, अब बच्चे ना रट लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे नहीं। जो थीटा के साथ होता है ना, साथ होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और थीटा के अपोजिट होता है, सामने होता है। तो मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है, सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये पैरेलल हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो एन साइन थीटा आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये पैरेलल कंपोनेंट है तो इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ये एन कोस थीटा
आ गया। तो इस तरीके से तुम्हें ना शिफ्टिंग आनी चाहिए, वेक्टर पढ़ाओगे तब तुम समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा भाई फिजिक्स में। अगर तुम बीच में कोई चैप्टर छोड़ चलोगे तो तुम रट तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, इसीलिए चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा करो। तो ये कंपोनेंट हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिए। अब वर्टिकली कौन सा बैलेंस कर रहा होगा इसको, जो ऊपर वाले वर्टिकल है, तो वर्टिकल में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है भैया, एन कोस थीटा आ रहा है, ठीक है, एन कोस थीटा आ रहा है। ऊपर वाले किससे, ये जो एन कोस थीटा है वो किससे बैलेंस हो जा रहा है भैया, एम जी से बैलेंस हो जा रहा है, जो ऊपर की तरफ है। यहाँ पर पहले नॉर्मल रिएक्शन होता था, सिंपल जो बॉक्स होता था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट है हमारा एन कोस थीटा, वो एम जी से बैलेंस हो रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया देखो, ठीक है। अब आ जाओ सेंटीमीटर प्रोवाइड जो कर रहा होगा, सेंटीमीटर यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर सीकिंग का। देखो अब जो सेंटर की तरफ देखो बैंड कर रखा है ना, बैंड कर रखा है, तो इस वाले डायरेक्शन में तुम्हें कंपोनेंट देखना है, तो इस वाले डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है भैया, एन साइन थीटा है, ठीक है। तो अब ये एन साइन थीटा ही हमें क्या दे रहा होगा भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स दे रहा होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलग है, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग है। जैसे फोर्स और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपल होता है ना, फोर्स होगी तो एफ, अरे यार देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। मास तुम्हें सेम रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो इस तरीके से एम वी स्क्वायर बाई आर लग जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो एन साइन थीटा हमें प्रोवाइड कर रही होगी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब सिंपल से क्या करना है, डिवाइड द टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को तुम्हें सिंपल डिवाइड कर लेता है। आओ इसको ना डिवाइड करके तुम्हें मैं समझाता हूं। देखो ये डेरिवेशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर तुमने नहीं समझा तो तुम सिर्फ रट रट के क्वेश्चन गलत करके आओगे। एन कोस थीटा किसके इक्वल था भैया, एम जी के, ठीक है। इसको है ना ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें ड्राइव करने में इजी रहे, ठीक है। इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है ना। उसके बाद क्या है, दूसरा कंपोनेंट क्या है भैया, एन साइन थीटा, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब तुम क्या करो, फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, तो एन साइन थीटा अपोन में एन कोस थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा भैया, एम वी स्क्वायर बाय आर अपोन में एम जी, ठीक है। अब तो इसको तुम यहां पर लिख सकते हो, तो एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी, ठीक है। तो एम से एम मर गया, तो हमारा आंसर क्या आया भैया, वी स्क्वायर आर जी, ठीक है। और ये क्या आएगा, एन से एन यहां मर जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा भैया, साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा, ये बन जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया भैया, वी स्क्वायर आर जी के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपके स्कूल एग्जाम में पूछी जाती है डेरिवेशन, तो इसको तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछ लेता है स्कूल एग्जाम में। तो टेन थीटा इजिकल टू वी स्क्वायर अपोन में आर जी। अब तुमसे है ना मैक्सिमम स्पीड पूछेगा, तो तुम्हें करना सेफ एंगल, यूं पूछेगा सेफ कितनी स्पीड करें जिसका सेफली वो निकल जाए, तो तुम्हें करना है वी की वैल्यू तुम्हें यहां से निकाल लेनी है, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर जी टेन थीटा, सिंपल, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा, सेफ एंगल बताओ कि जो साइकिलिस्ट है वो सेफली टर्न कर ले, ये पूछ रहा होगा। तो सेफ एंगल पूछे तो टेन थीटा निकाल देना है, मैक्सिमम स्पीड पूछे तो ये तुम्हें वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा लगा देता है, एंगल गिवन होगा। समझ गए इतना। अब आ जाओ एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो वी स्क्वायर बाय आर जी यहाँ पर मैंने लिख रखा है सेफ बेंडिंग एंगल। तो सोल्ड एग्जांपल देखो, 2 kg का बॉक्स है, ठीक है। जल्दी से फटाफट ना एक तुम्हें करना है, मैं बता देता हूँ। 2 kg 20 kg का बॉक्स है और वो स्लाइड कर रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.04, फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब कोफिशिएंट गिवन है, काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो म्यू के की वैल्यू तुम्हें गिवन है, और ब्लॉक कितना है 20 kg है। तो मान लो इसका तुम्हें एफ बी डी बनाओगे, यहाँ पर देखो एफ बी डी बनाओगे, 20 kg का बॉक्स है, तो 20 mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। तो एन की वैल्यू यहां से तुम्हें ना mg पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा म्यू के एम जी, तो तुम्हारा ना काइनेटिक फ्रिक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो यही है, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.04, और मास कितना है 20, और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया 4 दूनी 8 न्यूटन आ गया, ठीक है। समझ गए। देखो इसने ना ब्रेक करके लिख रखा है,
ठीक है, बात वो ही है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया वहां पर, तो तुम्हें ये कर लेना। अब आगे जो साइकिलिस्ट वाला हमने करा था ना, इसको तुम सोल्व कर लोगे फटाफट जल्दी। तो वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड से, फ्लैट टर्न है, देखो फ्लैट वाले कंसेप्ट में कौन सा लगाना है, म्यू आर जी लगाना है, ठीक है। और जब बैंडिंग वाला हो तब लगाना है म्यू आर जी व टेन थीटा वाला, ठीक है। ये देखो, ये वी स्क्वायर आर जी लगाना है तुम्हें बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट वाले में, ठीक है। और जो सेफली टर्न वाला लगाना है फ्लैट रोड पे, म्यू एस आर जी। तो यहां पर देखो कौन सा दे रखा है, अब ये साइकिलिस्ट है, अब यू मत समझना भाई बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट वाला लग जाएगा, टेन थीटा तो दिया ही नहीं इसमें। यहाँ पर देखना है फ्लैट टर्न, देखो यहाँ पर लिखना है फ्लैट टर्न, बैंड कुछ नहीं होना, फ्लैट टर्न लिया। तो आर की वैल्यू 3 मीटर है, म्यू तुम्हें गिवन है, ठीक है। और डू दे स्लिप, इसमें पूछा है स्लिप करेगा या नहीं करेगा, तो मैक्सिमम स्पीड अगर ज्यादा हो गई म्यू आर जी से तो वो स्लिप कर जाएगा। इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब तुम्हें ना इसकी स्पीड निकालो, मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालो। तो वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू आर जी फॉर्मूला है ना। तो अब तुम वी मैक्स में पुट करोगे, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, फॉर्मूला यहाँ में पुट कर रही है म्यू आर जी में, और आर की वैल्यू कितनी है 3 और जी की वैल्यू कितनी 10 है, तो अंडर रूट 3 आ रही है। अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, ठीक है। लेकिन जो वो स्पीड से कितनी से चल रहा है, अब बताओ, स्पीड चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और जो सेफ स्पीड आ रही है मैक्सिमम इतनी आ रही है, ठीक है भाई। और ज्यादा स्पीड में चल रहा है तो भाई उसका मुंह तो टूटना ही है, तो वह धम तेड़ी से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है दे विल स्लिप, तो वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड के इस टाइप के आपके सवाल आ रखे होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये क्या है, डेरिवेशन है बैंकिंग ऑफ रोड की विद फ्रिक्शन है, कुछ नहीं है, इसमें भी कंपोनेंट ब्रेक करे हैं हमने। कंपोनेंट ब्रेक करे मैं तुम्हें ना 5 मिनट के अंदर अब बता देता हूं, तुम्हें ना सोल्व कर लेना, ठीक है, सिंपल सा है। तो कंपोनेंट ब्रेक करने आ गए ना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर से वेट नीचे एम जी, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट करो, ठीक है, दो कंपोनेंट करो, ये थीटा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा एन कोस थीटा, ठीक है। इसको मिटा दो, ये बाय मिस्टेक गलत लिखा है, ये यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, इसको भूल जाओ, यहां पर ध्यान दो बस तुम अभी। ये एन कोस थीटा है, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एन साइन थीटा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब तुम्हें ना इसके गाड़ी के पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो अगर ये थीटा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कोस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा, बस इनको बैलेंस किया है। तो एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा आ गया वर्टिकल इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, सेंट्रीपिटल इक्वेशन वाली फॉर्मूला लगेगा। अब देखो सेंटर की तरफ कौन खींच रही है इसको, एन साइन थीटा खींच रही है, अभी पीछे हम करके आए, एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रही है। और ये वाली कंपोनेंट भी देखो एफ कोस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब है ना तुम्हारा स्टेप आ गया, तुम्हें करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब है ना तुम्हारे मैथमेटिक्स लगानी सिंपल सी, सब्स्टिट्यूट मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिट बाय एफ बाय एन, मतलब एफ इज इक्वल टू म्यू एन। देखो अभी मैं तुम्हें अगला स्टेप तुम्हें ही करना है, ये इक्वेशन में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखो जल्दी से फटाफट तुम्हें करना है फिर, ठीक है। दोनों कंपोनेंट को क्या करना है, सिंपल से वो कर लेना है डिवाइड, एन कोस थीटा है, एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा। उसके बाद एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब तुम्हें करना है जो ये एफ है ना, एफ की जगह म्यू एन पुट कर देना, यहां पर भी म्यू एन, ठीक है। और फिर इस इक्वेशन को तुम्हें सिंपल से डिवाइड कर लेना है। देखो अब तुम इसको डिवाइड करोगे, एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा, ठीक है। एम जी को एक साइड रखना पड़ेगा मेरे भाई, इसको इधर लेके आओ, ठीक है। एम जी वाले कंपोनेंट को सारे को इधर रखो। तो साइन थीटा वाली लिख रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन ये वाली लिख रहा हूं, साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और डिवाइड करोगे तुम किससे, इसको इधर लेके आओगे तो एन साइन थीटा, और जब ये इधर आएगा तो माइनस का एफ साइन थीटा, ये कोस थीटा होगा, ये क्या होगा भैया, कोस थीटा होगा, ठीक है। और अपोन में एम जी, ये एम से एम यहाँ पे सेम मर जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, सिंपल वी स्क्वायर आर जी बचेगा,
वी स्क्वायर बाय आर जी बचेगा। ठीक है, अब देखो एफ की वैल्यू क्या रखो, म्यू एन रख दो। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या करो भैया, म्यू एन रख दो यहां पर, ये भी म्यू एन, ये भी म्यू एन। तो ये एन यहाँ पे, एन यहाँ पे, एन यहाँ पे, एन यहाँ पे, तो एन एन को मान लोगे तो एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें एन एन को कैंसिल कर देना है, उसके बाद तुम्हारा काम है स्टेप। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, इसको है ना एक बार दोबारा से चेक कर लेना। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, खाली बचेगा साइन थीटा। ठीक है, माइनस म्यू भी था ना, यहाँ पर म्यू भी बचेगा, यहाँ पर भी म्यू था, और उसके साथ क्या था, साइन थीटा। अरे क्या हो गया, मतलब हाँ यहाँ कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा था और यहाँ साइन थीटा था। तो अब क्या करना है तुम्हें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ना कोस से डिवाइड कर देना है, यानी कि ये भी कोस थीटा, ये भी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी कोस थीटा, यहाँ पे भी कोस थीटा। ठीक है, तो ये कोस थीटा अपन कोस थीटा क्या बन गया, 1 बन गया। साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। ठीक है, कोस थीटा अपन कोस थीटा क्या बन गया, खाली म्यू बचा, 1 बन गया। साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या बच गया, टेन बच गया। ठीक है, टेन प्लस म्यू अपन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब तुम्हें v की वैल्यू पूछी होगी तो इस आर जी को इधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये मैं इसमें दिखाता हूँ, ये देखो वी मैक्स की वैल्यू पूछिए तो अंडर रूट में आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यही आ रहा है हमारा, टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब इस आर जी को अगर तुम इधर लेके आओगे, ये पूरा है, इसको इधर लेके आओगे तो आर जी है, और वी स्क्वायर है, वी का स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमारा यही पूरा रिजल्ट आ रहा होगा। ये पूरी चीट शीट है। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से फटाफट देख लो, जो जो हमने पढ़ा, ये सारे फ्रिक्शन के लॉ पढ़े हैं। फ्लैट रोड और साइकिलिस्ट के लिए कार की सेफ स्पीड निकालनी है तो तुम्हें ना ये वाला फॉर्मूला लगाना है, म्यू आर जी। साइकिल और बेंडिंग में ये वाला टेन थीटा निकालना है, सेफ एंगल। और ये हमने पुश और पुल करना क्यों इजी है, ये हमने पढ़ रखा था, क्योंकि पुलिंग इज इजियर है। यहाँ पर जो पुश का कंपोनेंट होता है वो mg sin थीटा एक्स्ट्रा आता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है। बैंक ऑफ रोड का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है विद फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन में क्या हुआ, ये म्यू हटा दो, विदाउट फ्रिक्शन में यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा, ये वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा विद फ्रिक्शन या नेगलेक्ट फ्रिक्शन, ठीक है, तो नेगलेक्ट वाले में ये लगाना है और विद फ्रिक्शन में ये लगाना है। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यही थी आज की मजेदार वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तुम्हें इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने, जो जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।